तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 क्रॉप इकोलॉजी। देखिए क्रॉप इकोलॉजी दो टर्म से बना है क्रॉप और इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो टर्म है वो डिराइव हुआ था ओक्योस, जिसका मतलब होता है घर, होम। अ क्रॉप इकोलॉजी मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ अ क्रॉप। कोई क्रॉप का रिलेशनशिप या क्रॉप का कम्युनिटी का मतलब ग्रुप ऑफ क्रॉप का रिलेशनशिप विद इट्स सराउंडिंग से इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट से, उसके सराउंडिंग से। इसको बोलते हैं क्रॉप का इकोलॉजी। मीन्स कि क्रॉप का क्या रिलेशनशिप होता है उसके सराउंडिंग से मतलब उसके माइक्रो क्लाइमेट से। माइक्रो क्लाइमेट मतलब होता है कि उसके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो क्लाइमेट दो टाइप का होता है। लेकिन माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, देखिए कोई अगर प्लांट है, ये प्लांट है, तो ये प्लांट के जितनी अगल बगल के उसके सामने का क्लाइमेट है उसको माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। जब मैक्रो क्लाइमेट बात करेंगे तो मैक्रो क्लाइमेट बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा एरिया तक में। लेकिन माइक्रो क्लाइमेट उस प्लांट तक के एरिया, उसके सराउंडिंग तक का जो इन्वायरमेंट से हम रिलेशनशिप का बात करते हैं उसमें हम बात करते हैं क्रॉप इकोलॉजी, क्रॉप के घर के बारे में। और दो पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो क्लाइमेट होता है, एक प्लांट लेवल से और एक होता है सॉइल लेवल से। प्लांट लेवल में क्या होता है, द इको क्लाइमेट ऑफ द प्लांट, दैट इज क्लाइमेट जस्ट एबव और बीनीथ द प्लांट कैनोपी। प्लांट कैनोपी मतलब प्लांट के ऊपर या नीचे। जब बात करते हैं हम उसके सराउंडिंग के तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लांट लेवल में माइक्रो क्लाइमेट का। माइक्रो क्लाइमेट जब हम प्लांट लेवल में पढ़ते हैं तो इको क्लाइमेट वेरीज विद द टाइप ऑफ द प्लांट, कैसा वो प्लांट है, उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैसा है, हाइट कैसा है, कंडेंस कैनोपी कैसा है, शेप, साइज, लीफ, स्टेम, सॉइल कलर, ये सब पे डिपेंड होता है प्लांट लेवल में माइक्रो क्लाइमेट। अगर किसी प्लांट की कैनोपी बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत डेंस रहेगा, तो जाहिर सी बात है उससे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो ग्राउंड लेवल तक वो नहीं पहुंच पाएगा, तो उसका क्लाइमेट, नीचे का क्लाइमेट जो प्लांट का रहेगा वो कोल्ड रहेगा। लेकिन बात करें जिसका कैनोपी अगर कम रहेगा तो जाहिर सी बात है सन ले ईजिली पेनिट्रेट कर पाएगा और नीचे तक जा पाएगा, तो नीचे वो क्लाइमेट कंपेरेटिवली उससे वार्मर रहेगा। तो यही है प्लांट लेवल में कैसे कैसे उसका इंपॉर्टेंस होता है। जब हम सॉइल लेवल का बात करें तो सॉइल लेवल का माइक्रो क्लाइमेट डिपेंड करता है सॉइल टाइप्स में, कैसा सॉइल का टाइप है। तो सॉइल टाइप में मतलब कि सॉइल अगर डार्क कलर का सॉइल रहेगा तो जाहिर सा बात है वो एब्जॉर्ब लाइट ज़्यादा करता है। लेकिन जब हम लाइट कलर की क्रॉप की बात करें तो वो एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं कर पाता है, तो उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा लाइटर कलर ऑफ सॉइल में इन कंपैरिजन टू डार्कर कलर ऑफ द सॉइल। जो ये रिफ्लेक्शन होता है, द परसेंटेज ऑफ इनकमिंग रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड, इसी को एल्बिडो बोलते हैं, इस फिनोमेना को एल्बिडो बोलते हैं। तो एल्बिडो किस में ज़्यादा दिखेगा, जो कि लाइट सॉइल रहेगा। और एल्बिडो भी किस पे वेरीज करता है, एल्बिडो वेरीज अकॉर्डिंग टू द सॉइल कैसा है, प्लांट का कवर कैसा है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैसा है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ये सब चीज़ पे एल्बिडो डिपेंड करता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन एल्बिडो of the soil surface, different thermal regime are set up even when incoming radiation are identical। ये इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जिससे आराम से इसे समझ सकते हैं कि अगर मल्च ऑन द सॉइल, अगर सॉइल में मल्च किया हुआ रहेगा, सॉइल सरफेस में बिकम वेरी हॉट बाय एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन से वो हॉट हो जाएगा, एंड कीप्स द सॉइल कूल ड्यूरिंग डे टाइम एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो सॉइल को कूल रखेगा डे टाइम में और उससे वार्मर रखेगा नाइट के समय में। तो ये एग्जांपल्स है कि दो लेवल की होती है माइक्रो क्लाइमेट प्लांट के रिस्पेक्ट में जब पढ़ते हैं, तो एक होता है प्लांट लेवल से, दूसरा होता है सॉइल लेवल से। प्लांट लेवल में कैसा होता है, प्लांट लेवल में प्लांट के साइज, शेप, कैनोपी ये सब पे डिपेंड रखता है। लेकिन जब हम सॉइल की बात करें तो सॉइल का शेप, साइज ये सब पे डिपेंड करता है, मतलब सॉइल के कलर पे डिपेंड करता है, सॉइल के टेक्सचर पे, ये सब पे डिपेंडेंस रहता है जब हम सॉइल की बात करें तो। फिर एक आता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है, द इफेक्टिवनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन, कितनी इफेक्टिव तरीके से हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लार्ज एंड इफिशिएंट एसिमिलेटिंग एरिया। लार्ज और इफिशिएंट होना चाहिए एसिमिलेटिंग एरिया प्लांट में, एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी एंड CO2, उसको अच्छे से CO2 और सोलर एनर्जी मिलना चाहिए,
और फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, जब ये तीनों कंडीशन अगर उसको फुलफिल होता है, मतलब उसको एसिमिलेटिंग एरिया अच्छा से मिल जाता है, उसको सोलर रेडिएशन मिलता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन अगर किसी भी प्लांट को मिलता है, तब जो टोटल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। अब जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस का पूरे उसके लाइफ में ऑफ ग्रोइंग प्लांट का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहले तो ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये तीन चीज़ पे फोटोसिंथेसिस कितना इफेक्टिवनेस से हो सकता है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये द साइज ऑफ द एसिमिलेटिंग एरिया पे डिपेंड करता है, द इफिशियंसी ऑफ एसिमिलेशन एंड CO2 फिक्सेशन, कितनी अच्छे से एसिमिलेशन हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। और द पीरियड ऑफ इफिशिएंट एसिमिलेशन एंड CO2 पे डिपेंड करता है, ये तीन चीज पे डिपेंड करता है। फिर इन द एग्रोनॉमी द इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेशन एंड CO2 फिक्सेशन, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ हार्वेस्टिंग इंडेक्स। जब हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन जब हम एग्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तब हम लोग बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ हार्वेस्टिंग इंडेक्स के द्वारा इसे हम एक्सप्रेस करते हैं कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, या फोटोसिंथेसिस कितना इफेक्टिवनेस से हो रहा है, ये हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स से एक्सप्रेस करते हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स को हम लोग और बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी से बोला जाता है। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का एक और नाम है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, और इन एग्रोनॉमी टर्म में इसे हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फोटोसिंथेसिस को। और हार्वेस्टिंग इंडेक्स का क्या है, बायोलॉजिकल यील्ड, इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100 है। देखिए इकोनॉमिकल यील्ड मतलब जो ग्रेन, कोई भी क्रॉप में जो ग्रेन और स्ट्रॉ रहता है तो उसे हम लोग बायोलॉजिकल यील्ड, जब भी हम लोग कोई क्रॉप लगाते हैं तो ग्रेन और उसमें स्ट्रॉ रहता है, उसे हम लोग बोलेंगे ये बायोलॉजिकल यील्ड है उसका। लेकिन जो ग्रेन पार्ट रहेगा जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं या इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए आता है, तो वो होता है इकोनॉमिकल यील्ड। उसे इंटू से करने से हम लोग हार्वेस्टिंग इंडेक्स आता है। जैसे सिंपल सिंक एंड सोर्स इनटू 100 वे से कर सकते हैं। अब ये ग्रेन यील्ड, जो उसका ग्रेन का यील्ड आया उसको कैसा कैलकुलेशन होता है, ग्रेन यील्ड का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है कि y इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जिसमें y तो होता है ग्रेन यील्ड पर यूनिट एरिया, ग्रेन कितना है ऐसे निकालना है, ग्रेन यील्ड कितना आया किसी भी क्रॉप में, ग्रेन यील्ड कितना आया पर यूनिट एरिया के हिसाब से ये होगा नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया, उस एरिया में कितने प्लांट है, नंबर ऑफ फर्टाइल टीलर पर प्लांट, उस प्लांट में कितने फर्टाइल टीलर्स है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स पहले देखेंगे, नंबर ऑफ फर्टाइल टीलर्स देखेंगे, नंबर ऑफ ग्रेन पर ईयर, हर उसके ईयर्स में कितने ग्रेन्स है, और वेट ऑफ द इंडिविजुअल ग्रेन्स, हर ग्रेन का कितना वेट है, इस चीज पे डिपेंड करता है ग्रेन यील्ड। तो ग्रेन यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया इंटू फर्टाइल टीलर इंटू ग्रेन पर ईयर्स इंटू वेट ऑफ द इंडिविजुअल ग्रेन। और इन व्हीट बार्ले एंड सिमिलर सीरियल्स के जितना भी बात करेंगे, द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ द ईयर विच इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द स्टॉक, जितने भी हम ग्रेन बार्ले या कितने भी सीरियल्स की बात करें, जितना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होता है ईयर का, मतलब वो टॉप में ही सिचुएटेड रहता है, जो उसके स्टॉल के टॉप में, मतलब उस लकड़ी के टॉप में, मतलब कि प्लांट के स्टेम के ऊपर में रहता है। मेक अ कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू द ग्रेन फॉर्मेशन, जो ग्रेन फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे होता है। Practically all the dry matters of the grain is produced by the part of the shoot above the fleshed leaf nodes of the dry matters of the ear contribute 50% in wheat and 70% in the barley। जितने भी ड्राई मैटर्स उसके ईयर में रहते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग वो 50% ईयर का कंट्रीब्यूट करता है वीट में, और 70% कंट्रीब्यूट करता है बार्ले के केस में। जितने भी होते हैं वो सूट के एबव में ही वो सारा होते हैं। सिंपली यही है कि जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है उनमें जनरली में सूट के ऊपर में
उनका ग्रेन फॉर्मेशन होता है, और वो ग्रेन फॉर्मेशन जो ड्राई मैटर्स रहते हैं 50% इन केस ऑफ वीट में कंट्रीब्यूट करते हैं और 70% बार्ले में कंट्रीब्यूशन होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली। अब सिंक और सोर्स रेशियो क्या होता है? देखिए, सोर्स होता है सच पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसे सोर्स बोलेंगे। जनरली लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है, इन लोग सबको पता है कि जहाँ से फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो सोर्स है। और सिंक क्या हो रहा है? सिंक होता है वेयर फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट, जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जहाँ एक्यूमुलेट होता है उसे सिंक बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप की बात करें या डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स, ये सब किसी की चीज़ की भी बात करें तो जनरली ऑल ग्रेन्स इन द सिंक, बट स्टेम्स में होता है। पोटैटो के केस में ये स्टेम्स में होता है, सुगर बीट के केस में ये रूट में होता है, और पालक के केस में ये लीफ में होता है। उनके केस में इसको बोलेंगे सिंक है। फॉर हायर हार्वेस्टिंग इंडेक्स डेवलपमेंट ऑफ द सिंक इज द मोस्ट कंसर्न। ज़्यादा हार्वेस्टिंग इंडेक्स करने के लिए सिंक का डेवलपमेंट ज़्यादा ही होना चाहिए, तब ज़्यादा हार्वेस्टिंग इंडेक्स आएगा। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सिंक्स डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। तो डेवलपमेंट ऑफ द सिंक किस किस में डिपेंड रहता है? ये 3 फैक्टर में होता है। सबसे पहले गुड सोर्स होना चाहिए, पार्टीशन ऑफ फोटोसिंथेटेट्स होना चाहिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेट्स होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले गुड सोर्स होना चाहिए, पार्टीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से पार्टीशन हो रहा है, और ट्रांसलोकेशन हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब सोर्स गुड है। पहला तो सोर्स जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या उस जहाँ पे स्टोर हो रहा है वो सब जगह वो गुड होना चाहिए। पार्टीशन का अलग होना, फोटोसिंथेसिस का पार्टीशन बिल्कुल अच्छे से सेपरेशन, मतलब कि अलग अलग जाना, ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट होना बिल्कुल अच्छे से होगा, तब जाके वो सिंक पे डिपेंड करेगा हायर सिंक के लिए। इन स्पाइट ऑफ गुड सोर्स, if partition of the photosynthesis is not well developed, sink will be poorly formed and thus the lower harvesting index। अगर इनमें से किसी भी चीज में अगर सही से नहीं हो पाया, या ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाया, पार्टीशन नहीं हो पाया, तो गुड सोर्स होने के बावजूद तब भी हार्वेस्टिंग इंडेक्स बहुत कम आएगा। तो तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Therefore higher sink source ratio the following are necessary। तो यही है इसमें भी कि नेसेसरी क्या होता है सिंक सोर्स रेशियो के लिए। सोर्स शुड बी गुड होना चाहिए, पार्टीशन ऑफ द सोर्स मतलब फोटोसिंथेसिस शुड बी वेल डेवलप होना चाहिए, ट्रांसलोकेशन होना चाहिए अच्छे से, एंड लास्टली फोटोसिंथेसिस डू एक्यूमुलेट एज सिंक होना चाहिए। मतलब पहले तो फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस या सोर्स होना चाहिए, फिर पार्टीशन होना चाहिए, ट्रांसलोकेशन होना चाहिए, फिर अंतिम में जो स्टोरेज होना चाहिए एसिमिलेट का सिंक के रूप में। तो सिंक के रूप में एसिमिलेट, स्टोरेज ऑफ एसिमिलेट एज सिंक, तो एसिमिलेट किसे सिंक के तौर पे स्टोर हो जाता है। तो ये प्रोसेस है हार्वेस्टिंग इंडेक्स, और उसमें कैसे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस होती है कि अगर हार्वेस्टिंग इंडेक्स हायर चाहिए तो गुड सोर्स होना चाहिए, पार्टीशन अच्छा से होना, ट्रांसलोकेशन अच्छे से होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस बहुत अच्छा से होता है तब वो ग्रेन में अच्छा से फोटोसिंथेसिस का एसिमिलेट अच्छा से स्टोर हो सकता है। फिर सोर्स और सिंक के यहाँ पे दिया हुआ है कि द फॉर्मेशन ऑफ सिंक फ्रॉम सोर्स इज रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि फॉर्मेशन सिंक से सोर्स को बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। बट ज़्यादातर हम लोग सोर्स से सिंक में ही देखते हैं, मतलब कि सिंक से सोर्स में भी ये हो सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस, बट जनरली वी कॉल्ड सोर्स से सिंक बनता है। With the appearance of the inflorescence, competition for assimilate between the leaves and the inflorescence takes place। अब देखिए appearance of inflorescence, appearance मतलब कि inflorescence जब होता है किसी क्रॉप में या किसी प्लांट में, तो कंपटीशन मतलब कि एसिमिलेट का कंपटीशन लीव्स और इन्फ्लोरेसेंस में बढ़ जाता है, दोनों में होता है। जब भी सीड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो मोस्ट ऑफ द एसिमिलेट्स मूव्स टू द ग्रेन। जाहिर सी बात है जिस समय सीड बनेगा तो सारा एसिमिलेट कहाँ है? ग्रेन की तरफ मूव करेगा। दिस इंटरनल कंपटीशन इज मोर सीवियर एज कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स इंक्रीजेस। ये इंटरनल कंपटीशन बढ़ते जाता है जैसे जैसे कंपटीशन प्लांट के बीच में बढ़ रहा है। तो दैट इज द प्लांट पॉपुलेशन प्रेशर होता है विच इज इलस्ट्रेटेड बाय द फिगर के द्वारा। तो अब ये आइडोटेप्स क्या होता है, मॉडल प्लांट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए द प्रोडक्शन ऑफ
दी एवरी प्लांट इज अफेक्टेड बाय द प्लांट टाइप। किसी भी प्लांट का प्रोडक्शन किस किस चीज पर डिपेंड रहता है, प्लांट टाइप में कैसा है वो प्लांट किस टाइप का है, क्लाइमेटिक कंडीशन किस टाइप का है, सॉइल किस टाइप का और मैनेजमेंट फैक्टर्स किस टाइप का हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्मी एंड द ग्रेवर्स 1967 में द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट माइट बी इंक्रीज। इनका कहना था कि प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ सकता है अगर हम प्लांट टाइप को या इंक्रीजिंग इन द पीरियड्स ऑफ ग्रेन फिलिंग इन अ क्लाइमेट कंडीशन वेयर मैनेजमेंट एंड द सॉइल फैक्टर आर नॉट लिमिटेड। अगर इनको हम लिमिटेड नहीं करें, कोई भी प्रोडक्शन प्लांट का किस चीज़ से बढ़ता है, चार चीज़ पर जनरली डिपेंड करता है, प्लांट किस टाइप का है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल किस टाइप का, मैनेजमेंट फैक्टर किस तरह का मैनेजमेंट कर रहा है। तो इनका कहना था ये सब चीज़ से प्रोडक्शन किसी भी प्लांट का बढ़ा सकते हैं अगर इस चीज़ को हम लोग लिमिटेड नहीं रखेंगे, नॉट लिमिटिंग करेंगे, कोई लिमिट नहीं कर देंगे कि इसी टाइप का होना चाहिए। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट टाइप एंड द क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि प्लांट किस टाइप का है, जिस टाइप का प्लांट रहेगा उसी टाइप का क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। द ओरिएंटेशन एंड द नंबर ऑफ लीव्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द CO2 एसिमिलेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितने उसमें लीफ है और उनके ओरिएंटेशन के पे डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस। तो ये द कंसेप्ट ऑफ आइडोटैप वाज गिवन बाय द डोनाल्ड इन 1968। 1968 में कॉन्सेप्ट दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा, जिसमें इन्होंने बताया था, ही इलस्ट्रेटेड, जिसमें उन्होंने बताया था। तो आइडोटाइप किसने दिया था, डोनाल्ड ने 1968 में दिया था। और आर्मी ग्रेवियर ने क्या बताया था, आर्मी ग्रेवियर ने बताया था कि किसी भी प्लांट का प्रोडक्शन डिपेंड रहता है उसके प्लांट के टाइप में, क्लाइमेटिक कंडीशन में, सॉइल टाइप में और मैनेजमेंट फैक्टर्स में। अगर इन सबको लिमिटेड नहीं किया जाए तो इनसे ये सबसे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्लांट के टाइप में किसी भी प्रोडक्शन के लिए, ये सब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। फिर डोनाल्ड जो है 1968 में आइडोटैप मॉडल आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि देयर शुड बी मिनिमम कंपटीशन, मतलब कम से कम कंपटीशन होना चाहिए बिटवीन द क्रॉप एंड द क्रॉप मस्ट बी कंपीटेड वन टू द विथ वीड्स, वन टू कम्पीट विथ वीड्स। मतलब होता है कंपटीशन कम से कम होना चाहिए क्रॉप एंड द मतलब क्रॉप के बीच में कंपटीशन ना हो कि उसके कंपटीशन उनसे वीड से ही होना चाहिए। मतलब कि क्रॉप के बीच में कंपटीशन कम होना चाहिए। द सिंगल प्लांट वुड गिव बेटर रिजल्ट इन अ ग्रुप। मतलब कोई भी सिंगल प्लांट, मतलब कोई एक प्लांट होता है हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा ग्रुप के मुताबिक, व्हेन द क्रॉप हैज लीस्ट कंपटीशन विद द सेम टाइप ऑफ क्रॉप। कोई क्रॉप हमेशा अच्छा यील्ड देगा अगर उनका कंपटीशन ना कि उन्हीं का सेम सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट ना रहे, तो वो अच्छा यील्ड हमेशा देगा। तो आइडोटैप इज द मॉडल प्लांट। आइडोटैप एक मॉडल प्लांट होता है विच में भी डिफाइन है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं अ बायोलॉजिकल मॉडल विच इज एक्सप्रेस टू परफॉर्म और बिहेव इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर विद इन अ डिफिनिट इन्वायरमेंट। मतलब कि एक आइडोटैप क्या हुआ, या एक मॉडल प्लांट होता है जिसको एक्सपेक्टेड रहता है कि इसी टाइप का परफॉर्म करेगा, एक इस टाइप का अगर इसको इन्वायरमेंट दिया गया तो, मतलब कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर में हम लोग को परफॉर्म करके देगा जिस टाइप में हम लोग को चाहिए। अगर उसे उस टाइप का इन्वायरमेंट मिला तो उसे आइडोटैप बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट डोनाल्ड एंड हैम्बलिंग आइडेंटिफाइड टू फॉर्म्स ऑफ आइडोटैप। ये आइडोटैप दो टाइप का किया, आइसोलेशन आइडोटैप मतलब कि वो अकेला आइडोटैप के हिसाब से किया, और कम्पिटिटिव आइडोटैप मतलब कि कंपटीशन के लिए, मतलब बहुत सारा अगर उसी का कंपटीशन मतलब ग्रुप के बेसिस पे आइडोटैप को किया। कम्पिटिटिव आइडोटैप आर द सुटेबल फॉर मिक्स कल्टीवेशन के लिए। तो आइडोटैप क्या होता है कि आइडोटैप एक मॉडल है, मॉडल प्लांट जिसको भी बोलते हैं, कि एक्सपेक्टेड रहता है कि इसी टाइप का ये परफॉर्म करेगा या बिहेव करेगा जब उसको प्रिडिक्टेबल मैनर में, मतलब कि जब उसे डिफिनिट इन्वायरमेंट उसी टाइप का इन्वायरमेंट मिलता है। तो वो दो टाइप का है कि आइडोटैप मतलब कि वो जब वो अकेला में रहेगा, मतलब उसका कंपटीशन जब सेम टाइप ऑफ प्लांट या मिक्स कल्टीवेशन में नहीं रहेगा तब एक मॉडल प्लांट, और एक मॉडल प्लांट जब वो किसी ग्रुप में रहेगा कम्पिटिटिव आइडोटैप मतलब मिक्स कल्टीवेशन करने के समय उनका आइडोटैप। तो दो टाइप का आइडोटैप उन्होंने दिया, किसने, डोनाल्ड ने। तो आइडोटैप का किसने दिया था, आइडोटैप डोनाल्ड ने दिया था।
और ग्रेवियर ने क्या दिया था, आइडोटैप गिवन बाय डोनाल्ड, और आर्मी एंड ग्रेवियर ने बताया था कि ये प्रोडक्शन के बारे में कि प्लांट टाइप, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड मैनेजमेंट से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ आइडोटैप गिवन बाय द डोनाल्ड के द्वारा 1968 में कॉन्सेप्ट दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा, और 1978 में वो 2 टाइप का आइडोटैप हुआ था, डोनाल्ड और हैम्बलिंग ने दिया था 2 टाइप ऑफ आइडोटैप, एक आइसोलेटेड हाइड्रोटैप, एक कम्पिटिटिव हाइड्रोटैप। आइसोलेटेड मतलब वो सिंगली लगने के लिए, और कम्पिटिटिव मतलब मिक्स कल्टीवेशन के लिए। और यहाँ पे कुछ कुछ आइडोटैप दिया गया, कुछ कुछ प्लांट का उन्होंने दिया था, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के बारे में डिफरेंट डिफरेंट आइडोटैप दिया। जैसे वीट के बारे में आइडोटैप किसने दिया, डोनाल्ड ने दिया था। डोनाल्ड ने ही दिया था 1968 में, उसी समय वीट में दिया था, जिस समय उन्होंने ये बताया था कि आइडोटैप के बारे में। द आइडोटैप फॉर वीट और द सिमिलर क्रॉप हैज फॉलोइंग फीचर। वीट या उससे मिलते जुलते क्रॉप का आइडोटैप इस टाइप का होना चाहिए, उसमें लॉजिंग नहीं होना चाहिए, तो शॉर्ट स्टेम उनमें होना चाहिए, फ्यू एंड इरेक्ट लीफ होना चाहिए, जो कि सनशाइन को आराम से अलाउ कर सके अपने कैनोपी में। लार्ज इरेक्ट ईयर होना चाहिए। द नंबर ऑफ फर्टाइल फ्लोरेट पर यूनिट एरिया शुड बी मोर सो दैट हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज मोर। देयर शुड बी ऑन्स टू इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एरिया होना चाहिए। सिंगल क्लम टू अवॉइड द वेस्टफुल वेजिटेशन होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉपर पार्टीशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेट्स होना चाहिए। तो ये था वीट का। वीट में उन्होंने ये सब पॉइंट्स दिया कि अगर ऐसा प्लांट है तो वो परफेक्ट हाइड्रोटाइप या मॉडल प्लांट होता है वीट के लिए। डोनाल्ड ने दिया था वीट में 1968 में। और मेज के लिए क्या था, द प्लांट हैव इरेक्ट अपर लिप्स एंड द लोअर लिप्स ग्रेजुअली बिकम हॉरिजेंटल। मतलब कि अपर लिप उनका इरेक्ट होना चाहिए, लोअर लिप हॉरिजेंटल होना चाहिए। इसका मेज का कि सनशाइन को अलाउ कर सके अपने कैनोपी में प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द फील्ड के लिए। द हाइट ऑफ द प्लांट इज टू बी, हाइट कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर से 2 से 3 मीटर, 1.5 मीटर तक इन बीच 2 से 3 कॉब लगा हुआ रहना चाहिए। may be produced on the nodes near the tassel। तो ये मेज की हाइड्रोटाइप था। अब ग्राम का होता है, ग्राम का किन्ने दिया था, ग्राम का दिया था पैंडे एंड सुजेना ने। सुजेना और पैंडे ने दिया था 1973 में। प्रपोज द हाइड्रोटाइप फॉर ग्राम हैविंग द फॉलोइंग फीचर। ग्राम में क्या क्या फीचर होना चाहिए, द वेजिटेटिव ग्रोथ मस्ट बी स्टॉप बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेट। मतलब कि वेजिटेटिव ग्रोथ उनका स्टार्ट होना चाहिए रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होने से पहले। द प्लांट इज टू हैव इरेक्ट ब्रांचिंग in the prevalent variety of the gram. The spreading and the branching of its canopy just like umbrella, umbrella type का उनका canopy होना चाहिए और branching होना चाहिए which interfere to penetrate the sunlight into its canopy, causing humid condition favorable for insect and pest and disease. To harness the long photo period and favorable temperatures, मतलब कि हार्नेस से लॉन्ग फोटो पीरियड एंड फेवरेबल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग के समय में देयर शुड बी 2 से 3 लॉन्गर पॉट्स इन द लीफ एक्सिस, 2 से 3 सीड्स इन ईच पॉट होना चाहिए। अब अरर रेड ग्राम का क्या होना चाहिए, द ग्रोथ ऑफ द अरर वेराइटीज इन द बिगिनिंग इज टू लेस, मतलब ग्रोथ बहुत कम होता है। इन द फर्स्ट 2 months ओनली one or the 2 branches are come out. Therefore, array is unable to harness the solar energy properly in the first 2 months. The flowers drop is also a major problem. Major problem होता है कि इसमें the filling of the pod according to the hydrodynamic model setup is a setup competition between the vegetation and reproduction phases के हिसाब से। Considering all the view, Pandey and Suzanne suggested hydrotype having the following feature. भारत कवि किसने दिया था, पांडे एंड सुजैन ने दिया था। द फास्ट ग्रोइंग ऑफ द प्लांट कैनोपी एटलीस्ट इन द बिगनिंग में फास्ट ग्रोइंग कैनोपी होना चाहिए, क्योंकि वो 2 मंथ में है कि ग्रोथ अच्छा से नहीं होता है। मतलब कि वैरायटी इन द बिगनिंग इज टू लेट, ग्रोथ नहीं हो पाता 2 मंथ में, तो फास्ट ग्रोइंग प्लांट कैनोपी स्टार्टिंग में होना चाहिए। द रिप्रोडक्शन फेज स्टार्ट आफ्टर द क्लोजर ऑफ वेजिटेटिव फेज। रिप्रोडक्शन फेज तभी स्टार्ट होना चाहिए वेजिटेटिव फेज क्लोज हो जाए। लॉन्ग फ्लोरल एक्सिस होना चाहिए हैविंग 2 to 3 फ्लावर इन ईच ट्राइफ्लोरिएट एक्सिस में उनके।
सिंक्रोनाइज फ्लावर होना चाहिए, मतलब वेल सिंक्रोनाइज, बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्लावर प्रॉपरली प्लेस में होना चाहिए। ऑल द फ्लावर कम आउट एट द सेम टाइम, और सेम टाइम में कम आउट होना चाहिए सारे के सारे फ्लावर। एक्टिव रूट नोड्यूल्स फॉर द लॉन्ग टाइम, मतलब कि रूट नोड्यूल्स उनका एक्टिव होना चाहिए ज़्यादा समय के लिए। और रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज से भी वो रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो पैंडियन सुजैन ने अरहर का भी दिया था, और पैंडियन सुजैन ने ग्राम का भी दिया था, और डोनाल्ड ने वीट का दिया था। तो ये है। और रेनफेड अपलैंड राइस का, रेनफेड जो पूरे के पूरे डिपेंड है रेनफॉल में, उनका अपलैंड राइस का किस टाइप का होना चाहिए। शॉर्ट ग्रोथ ड्यूरेशन होना चाहिए, इफेक्टिव डीप रूटेड सिस्टम होना चाहिए, ड्वार्फ प्लांट हैविंग इरेक्ट लीफ एंड थिक स्टेम होना चाहिए, अर्ली स्ट्रॉन्ग फर्टाइल टीलर होना चाहिए, सिंक्रोनाइज फ्लावर होना चाहिए, गुड नंबर ऑफ पेनिकल एट हायर डेंसिटी अबाउट 400 पेनिकल्स पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए, हायर नंबर ऑफ ग्रेन्स पर पेनिकल्स होना चाहिए, मॉडरेट सीड डोरमेंसी होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, रेजिस्टेंस टू हेलमिंथोस्पोरियम होना चाहिए स्पेसीज के। फिर रेनफेड वीट क्या होता है? एन आइसोटोप फॉर रेनफेड वीट वाज कॉइन्ड एंड प्रपोज्ड बाय डॉक्टर अशाना। डॉक्टर अशाना ने रेनफेड वीट के बारे में दिया था। तो रेनफेड वीट के डॉक्टर अशाना ने दिया था, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पेकुलेट होना चाहिए, लार्ज पेडियोंकल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट सिस्टम होना चाहिए, फ्लैट लीव्स पैरेलल टू सॉइल एंड a grain development period coinciding with means maximum temperature of 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए आयोटाइप किस टाइप का होना चाहिए? तो ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए होना चाहिए शॉर्ट ग्रोथ ड्यूरेशन प्लांट होना चाहिए, इफेक्टिव रूट सिस्टम होना चाहिए, ड्राउट टॉलरेंस होना चाहिए, हाई यील्ड पोटेंशियली विथ अल्टर्ड मॉर्फोलॉजी होना चाहिए, प्लांट विथ फ्यू लीव्स, मतलब कुछ फ्यू लीव्स के जस्ट सफिशिएंट टू मेंटेन फोटोसिंथेटिक आउटपुट एंड ग्रोथ टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर के लिए। लीव्स हॉरिजॉन्टली डिस्पोज फॉर बेटर लाइट इंटरसेप्शन contrary to vertically disposed, most effective under irrigated conditions के लिए। अब यहाँ पे एग्रो क्लाइमेट रीजनल प्लानिंग क्या होता है? एग्रो क्लाइमेट रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटेड इन 1988। तो एग्रो क्लाइमेट रीजनल प्लानिंग कब आया था इंडिया में? तो 1998 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ये प्लानिंग कमीशन को अभी नीति आयोग बोला जाता है। तो 1988 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये इनिशिएट किया गया था एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। It means under the 7th 5-year plans, regional planning was come into the force on the basis of agroclimatic factor for balanced regional growth। तो ये 7 5-year प्लान में आया था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसमें किस बेसिस पे किया गया था? तो एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर फॉर बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए। एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन था? एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर था रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल और टोपोग्राफी के हिसाब से इनको लाया गया था। क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम एंड वाटर रिसोर्स, ये सब जितने भी है पॉइंट, ये है एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर। तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ को करने के लिए 7 5-year प्लान में नीति आयोग के द्वारा 1988 में एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग लाया गया था। अब एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्या है? एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स लैंड यूनिट है इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट सुटेबल फॉर सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप एंड कल्टीवर्स। ये है लैंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ मेजर क्लाइमेट। मेजर क्लाइमेट के कौन कौन सा सुटेबल क्रॉप है और उनकी कौन कौन सुटेबल वेराइटी है, इस चीज को बताता है। मतलब कि सेम टाइप का एग्रोक्लाइमेटिक कैरेक्टर बताता है, जैसे वाटर सप्लाई एंड वाटर डिफिसिट एंड वाज डिवाइडेड इनटू 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। अगर वाटर सरप्लस एंड वाटर डिफिसिट में करे तो 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में इंडिया डिवाइडेड किया गया था पहले। बाद में उसको 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड कर दिया गया, वाटर सरप्लस और वाटर डेफिसिट के साथ क्रॉपिंग सिस्टम जब ऐड कर दिया गया। तो अगर एग्रोक्लाइमेटिक जोन 11 में 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हम लिखेंगे, अगर आया वाटर ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सरप्लस एंड वाटर डिफिसिट
तो वाटर सरप्लस एंड वाटर डिफिसिट में 11-11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, लेकिन वाटर सरप्लस, वाटर डिफिसिट और क्रॉपिंग सिस्टम जब आता है तो 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। फिर एन इकोलॉजिकल रीजन। अब इकोलॉजिकल रीजन क्या है? एरिया होता है अर्थ सरफेस का जो कि डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज देता है माइक्रो क्लाइमेटिक का, जो एक्सप्रेस किया जाता है सॉइल, वेजिटेशन और फौना और एक्वेटिक सिस्टम के। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन होता है एक लैंड। अब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो कि वाटर सरप्लस पे डिपेंड था, एग्रो इकोलॉजिकल किस पे डिपेंड था? वाटर सरप्लस पे, वाटर डिफिसिट पे और क्रॉपिंग सिस्टम पे। और एग्रो इकोलॉजिकल एक लैंड यूनिट है जो कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन व्हेन superimposed on the land from the kind of soil condition that act as modifier to the climate and length of the growing period, जिसको क्लासिफाई किया गया ग्रोथ पीरियड में, सॉइल में, रेनफॉल में और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल जोन। इकोलॉजिकल जोन के दो कंपोनेंट, एक होता है बायोटिक फैक्टर जिसको फ्लोरा एंड फौना में करते हैं, ए बायोटिक फैक्टर जो कि वाटर, मिनरल्स, राइस एक्सेट्रा रहता है। अभी प्रेजेंट की बात करें तो 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन 15 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन आर एस फॉलो। अब यहाँ पे 15, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितना है? 15, और एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितना है? 20।